हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कॉन्सीलमेंट ऑफ इनकम और फॉल्स क्लेम टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटीज आर केस ऑफ। देखिए, जब इनकम का फॉल्स क्लेम किया जाता है, अपने इनकम को कम बताया जाता है गलत तरीके से, ताकि अपना जो टैक्स है उस लायबिलिटीज को कम किया जा सके, तो देखिए उस केस को क्या बोलते हैं? उस केस को हम बोलते हैं टैक्स एविजन। एविजन मतलब होता है टैक्स की चोरी करना, तो इस केस को हम क्या बोलते हैं? टैक्स एविजन। सेकेंड क्वेश्चन है, यूजिंग द लूप होल्स ऑफ लॉ टू रिड्यूस टैक्स इज नोन एज। जब लूप होल का यूज किया जाता है टू रिड्यूस द टैक्स, टैक्स को रिड्यूस करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम टैक्स अवॉइडेंस। देखिए, जो टैक्स एविजन है वो इलीगल है, और जो टैक्स अवॉइडेंस है वो लीगल तो है बट इमोरल तरीके से, क्योंकि ये लॉ के द्वारा, लॉ में देखिए हर एक लॉ में एक फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, तो वहाँ का जो लॉ होल का इस्तेमाल करके जब आप टैक्स को रिड्यूस करते हैं तो उसको टैक्स अवॉइडेंस बोला जाता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, fill up is the device which satisfy the requirement of the law but not in accordance with the intention of the law। ये क्या कह रखा है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे सेटिस्फाई किया जा सकता है लॉ को बट नॉट इंटेंशन ऑफ द लॉ। ठीक है ना। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टैक्स अवॉइडेंस, क्योंकि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें टैक्स से बचने के लिए क्या किया जाता है? लॉ के द्वारा लॉफुल वर्क किया जाता है। आगे फोर्थ क्वेश्चन है, रिड्यूस टैक्स लायबिलिटीज यूटिलाइजेशन द डिडक्शन एग्जेप्शन और रिलीफ अलाउ इन द एक्ट एंड रूल्स इज कॉल्ड। देखिए, टैक्स को रिड्यूस करने के लिए यूटिलाइजेशन किया जाता है डिडक्शंस को, क्योंकि बहुत सारे डिडक्शंस हमारे लॉ में मेंशन है, उनको उनका इस्तेमाल करके, उनका यूज़ करके एग्जम्पशन किया जाता है और रिलीफ किया जाता है टैक्सेस में बचने के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम टैक्स प्लानिंग। ठीक है ना। जब यूटिलाइज किया जाता है तो उसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। अगला है, कंप्लायंसेस ऑफ द लीगल रिक्वायरमेंट्स इन कनेक्शन विद द टैक्स इन द असेंस ऑफ। तो देखिए, इसमें बोल रखा है कि लीगल रिक्वायरमेंट तरीके से क्या किया जाता है? कनेक्शन जोड़ा जाता है टैक्स का, उसको क्या बोला जाता है? तो देखिए, उसको बोला जाता है टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स का मैनेजमेंट करना। ठीक है ना। आगे 6F, टैक्स अवॉइडेंस इज अ। जो टैक्स अवॉइडेंस है, मैंने बताया था, वो इलीगल नहीं है, वो इमोरल है। ठीक है ना। वो इमोरल तरीके से, वो नैतिक नहीं है। ठीक है ना। 7th है, अवेलिंग टैक्स हॉलीडेज बाय अ न्यू इंडस्ट्रीज अंडरटेकन इन बैकवर्ड एरिया इज इज अ केस ऑफ। इसमें बोल रखा है, जो टैक्स हॉलीडेज किया जाता है, टैक्स हॉलीडे मतलब टैक्स में छूट दी जाती है नए इंडस्ट्रीज को, जो कि बैकवर्ड एरिया में क्या है? एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है टैक्स प्लानिंग। ठीक है ना। टैक्स हॉलीडे दिया जाता है न्यू इंडस्ट्रीज को, उसको बोला जाता है टैक्स प्लानिंग। आगे, कंप्लायंसेस विद लीगल फॉर्मेलिटीज एंड अवेलिंग टैक्स इंटेंसिव आर केस ऑफ। इसको क्या बोला जाता है? तो देखिए, इसका है, जो लीगल फॉर्मेलिटीज के द्वारा ये काम किया जाता है ताकि टैक्स में इंसेंटिव्स मिल सके, उसको बोलते हैं हम टैक्स मैनेजमेंट। आगे है, 9th क्वेश्चन है, रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम मस्ट बी फर्निश्ड और बिफोर द ड्यू डेट एज अ पार्ट ऑफ। इसमें बोल रखा है कि जो रिटर्न फाइल किया जाता है वो फर्निश्ड किया जाता है और बिफोर द डेट, और जो डेट है आने वाली है उससे पहले ही कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग टैक्स मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। आगे, द टोटल इनकम ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी इज टैक्सेबल एट द रेट। जो टोटल इनकम है उसका, जो डोमेस्टिक इनकम का जो टोटल इनकम होता है, उसका कितना परसेंट टैक्सेबल होता है? तो वो है 30%। ठीक है ना। सेम एज द टोटल इनकम ऑफ नॉन डोमेस्टिक। अब जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है उसमें वो है हमारा 40% का। ठीक है। आगे 12th है हमारा, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत विच ऑफ द फॉलोइंग आउटले इनकर्ड बाय सन एलटीडी। कौन कौन से आउटले मतलब होता है खर्चे सन एलटीडी के द्वारा इनकर्ड किए गए हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में 31 मार्च 2019 में, विल नॉट एडमिसेबल एज डिडक्शन while computing the business income। तो contribution of political party in case interest on loan taken by the payment और capital expenditure on advertisement। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द, इन सब में उसका आउटले हुआ था खर्चा। आगे, एनी कॉर्पोरेशन बाय और अंडर बाय द सेंट्रल स्टेट और प्रोविजनल एक्ट गवर्नमेंट कंपनीज डिफाइंड इन द कंपनी एक्ट इज कॉल्ड। देखिए,
ऐसा कॉरपोरेशन जो सेंट्रल स्टेट प्रोविजंस के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है उसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन बोला जाता है, ठीक है। 14 है एनी कंपनी विच मेड प्री सब्सक्राइब अरेंजमेंट फॉर द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट डिविडेंड्स विद इन इंडिया। ऐसा बोल रखा है ऐसी कोई भी कंपनी जो अरेंजमेंट की गई है, सब्सक्राइब किया गया है, डिक्लेरेशन किया गया उसका पेमेंट डिविडेंड विद इन इंडिया, इंडिया में ही उसका वो किया गया है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो उसको बोलेंगे हम डोमेस्टिक कंपनी, क्योंकि इंडिया में ही इसका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे, अ कंपनी विच नादर इंडियन कंपनी, नादर इंडियन कंपनी, ये इंडियन कंपनी नहीं है और जो उसका डिविडेंड है बट इंडिया में बिलोंग करता है तो उसको हम फॉरेन कंपनी बोलते हैं, ठीक है। ऐसी कंपनी जो इंडियन तो नहीं है बट उसका जो डिविडेंड है वो इंडिया में होता है उसको बोलते हैं फॉरेन कंपनी, ठीक है। 16 है अ कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सस्टेनेबल इंटरेस्ट इज क्लोज्ड, ठीक है। ऐसी कंपनी विच पब्लिक आर नॉट सस्टेनेबल, जिसका जो पब्लिक है वो सस्टेनेबल नहीं है, उसका इंटरेस्ट क्लोज्ड है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्लोजली हेल्ड कंपनी। आगे, अ पर्सन कैरी नॉट लेस देन, एक पर्सन है उसमें जो कैरी कर सकता है नॉट लेस, कम से कम नहीं होना चाहिए, और वोटिंग पावर इन अ कंपनी इज सेड टू बी अ सस्टेनेबल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, तो वह 20% का वोटिंग राइट्स उसके पास होना चाहिए। आगे 18 है सेक्शन 115 जेबी इज रिलेटेड टू, जो 115 जेबी रिलेटेड है वो आपका है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स से, ठीक है ना, तो इसको याद रखना आप मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स से, ठीक है। 19 है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज चार्ज ऑन, जो अंडर 1961 के तहत जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है मशीनरी पर वो किस बेस पे किया जाता है, तो वो किया जाता है रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द मशीनरी, इस पर रिटन डाउन वैल्यू मेथड से किया जाता है, ठीक है ना। एक SLM होता है, एक WDM होता है। आगे, इफ द टैक्स लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी इज लेस देन 18.5%, यदि उसकी टैक्स लायबिलिटीज 18.5 से कम है किसी कंपनी की, और द कंपनी इज लायबल टू मेट रेट, उसका मेट रेट क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 18.5 बुक प्रॉफिट का होना चाहिए और सरचार्ज उसमें प्लस किया जाना चाहिए 4% का, ठीक है ना। आगे, अ कंपनी कैरी फॉरवर्ड द एलिजिबल टैक्स क्रेडिट अंडर मेट फॉर मैक्सिमम, एक कंपनी है वो फॉरवर्ड करती है एलिजिबल टैक्स क्रेडिट को, फॉरवर्ड तो कितने दिन तक वो पहुंचा सकती है, लास्ट 10 असेसमेंट ईयर्स तक पहुंचा सकती है, ठीक है। आगे, द रेट ऑफ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, जो कॉर्पोरेट टैक्स का जो डिविडेंड था 2018-19 के हिसाब से वो क्या था, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ये फर्स्ट वन 17.674% प्लस 12% का सरचार्ज होगा प्लस 4% HEC होगा, ठीक है। 23 हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बाय मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है मनी मार्केट के द्वारा म्यूचुअल फंड में और लिक्विडिटी फंड वो टैक्सेबल होता है, तो वो किस वे में होता है, तो इसका आंसर आपका सी 25% प्लस सरचार्ज 10% का प्लस 4% का HEC हो जाएगा। आगे, इनकम डिस्ट्रीब्यूट बाय अ फंड अदर देन अ मार्केट म्यूचुअल फंड, देखिए इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बट वो मनी मार्केट का म्यूचुअल फंड नहीं है और लिक्विडिटी फंड इंडिविजुअल और HUF सब्जेक्ट ऑफ CDD द रेट ऑफ, तो उसका क्या रेट होगा आपका, तो उसका रेट होगा आपका ये 12.5% प्लस 10% का सरचार्ज प्लस 4% HEC। आगे, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी द बेसिक चार्ज इज, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आता है तो उसका जो चार्ज किया जाता है वो कैसे किया जाता है, एनुअलाइज वैल्यू पर किया जाता है, ठीक है। टोनेज टैक्स सिस्टम इज एक्सक्लूसिवली इंटेंड टू, जो टोनेज टैक्स सिस्टम है वो किससे इंटेंड करता है, वो शिपिंग कंपनी से करता है आपका। आगे 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल टू कंपनीज, इनमें से कौन सा जो एक्ट है वो कंपनी से रिलेटेड नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सॉरी 80C सॉरी ये है ये टिप का 80C आपका बिलोंग इसमें से नहीं करता है। आगे, मैट प्रोविजन आर एप्लीकेबल टू, जो मैट का जो प्रोविजन है वो किससे रिलेटेड करता है, तो मैट का जो प्रोविजन है वो एवरी कंपनी, हर एक कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। आगे है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइडली हेल्ड कंपनी, इनमें से कौन सा है जो वाइडली हेल्ड कंपनी नहीं है,
तो वो हो जाएगा हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक लिमिटेड एरिया के लिए होती है, तो ये वाइडली हेल्ड कंपनी नहीं होती है, क्योंकि इनका अपना एक बाउंडेशन होता है, इसलिए। आगे आगे हमारा सस्टेनेबल सब्सटेनेल इंटरेस्ट इन द कंपनी मीन्स नॉट लेस देन। एक जो सब्सटेनेल इंटरेस्ट बोला गया है, एक स्थिर वाला जो रेट ऑफ लोन बोला गया है, वो किससे कम नहीं होना चाहिए। तो किससे कम नहीं होना चाहिए? 20% से। अभी भी मैंने बताया था 20% लेस देन वोटिंग राइट्स नहीं होनी चाहिए। आगे सेक्शन 115 रिलेटेड टू, देखिए सेक्शन 115 आपका अगेन आ गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैट, मिनिमम वाला टैक्स, ठीक है ना। आगे द इनकम टैक्स केम इनटू फोर्स, जो इनकम टैक्स था वो कब फोर्स में आया था? तो 1 अप्रैल 1962 में आपको में फोर्स में आया था, क्योंकि स्टार्ट तो ये 1 अप्रैल 1961 से हो गया था। आगे 33 है, एन असेसी पेड इंश्योरेंस प्रीमियम अगेंस्ट रिस्क। एक असेसी है जो पेड करता है इंश्योरेंस प्रीमियम रिस्क, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉक और स्टोर्स यूज्ड फॉर द पर्पज हिज बिजनेस और प्रोफेशन सच एक्सपेंडिचर। तो इस एक्सपेंडिचर को क्या बोला जाता है? जब उसका लॉस हो जाता है स्टॉक, तो उसको वो हम बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लॉसेस नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो लॉन्ग टर्म का होता है, ठीक है। आगे 34 है, फिलअप इज अ कैजुअल इनकम। इनमें से कौन सा कैजुअल इनकम है जो कि अचानक से आती है? तो वह विनिंग एंड लॉटरी, लॉटरी और जीतते हैं वो हम अचानक से ही जीतते हैं। आगे पेंशन इज फिलअप अंडर द सैलरी हेड, जो पेंशन है वो किसके अंडर में आता है? तो फुली टैक्सेबल, ये अमाउंट है पेंशन की वो भी फुली टैक्सेबल होता है, पूरा टैक्स इसमें देना पड़ता है कंपनीज को, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं, वो है सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ। जो सैलरी दी जाती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तो वो किसके अंडर आता है? तो वो आता है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, ठीक है ना। आगे 37 है, द सैलरी रेमुनरेशन और कंपनसेशन रिसीव्ड बाय अ पार्टनर इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ। तो ये किसके अंडर में, हेड में आता है आपका? तो ये आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि जो बिजनेस जो इनकम जनरेट हो रही है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस से हो रही है, ठीक है ना। 37 हो गया। आगे 38 है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 द टर्म सैलरी इंक्लूड, जो सैलरी है उसमें क्या इंक्लूड होता है? तो देखिए उसमें ऑल ऑफ द अबव होता है, पर्सन की जो पेंशन होता है या ग्रेट्युटी होता है या कोई फीस कंपनसेशन परक्यूजिट्स बोल सकते हैं, सैलरी वेजेस सब, ठीक है ना। आगे अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 नोशनल प्रॉफिट फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेसेस, तो जो अंडर 1961 के तहत जो नेशनल प्रॉफिट है वो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस वो किस में आता है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ये टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो इनकम है उसकी वो अदर सोर्सेस से है, ठीक है। आगे चलते हैं, द बुक ऑफ अकाउंट आर केप्ट एंड मेंटेन फॉर द पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। जो बुक ऑफ अकाउंट है वो मेंटेन कीप्ट रखा जाता है, कितने साल तक उसको बचा करके रखना पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 ईयर, 6 साल तक उसको मेंटेन करके रखना जरूरी होता है। आगे अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्सेस शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू नॉन कॉर्पोरेट असेसीज हु क्लेम्ड एनी डिडक्शन अंडर। तो उसको जो डिडक्शन है वो किस में डिडक्शन कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एटीपी के तहत, ठीक है ना। आगे अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है रिसीव्ड बाय अ पार्टनर किया जा रहा है फ्रॉम अ फर्म इस चार्ज अंडर, तो ये किसके चार्ज के अंडर में आएगा? तो इसका आ जाएगा प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। आगे द एम्प्लॉयर मेड अ कंट्रीब्यूशन पर 25,000 टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट fund for the previous year 1819. Such payment is made 12th March 2019. Such expenditure एज, इसको कौन सा एक्सपेंडिचर माना जाएगा? तो देखिए जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होते हैं ये सब क्या होता है? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर तो होता है बट इसमें 1 साल का पीरियड दे रखा है। देखिए 2018 में इन्होंने वो किया था और 12 मार्च 2019 में पेमेंट है, तो 1 साल का है, तो ये हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे इनकम टैक्स रेट आर फिक्स्ड इन,
इनकम टैक्स जो रेट है वो फिक्स्ड है, किसमें, तो फाइनेंस एक्ट में ये फिक्स्ड है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स डील विद, जो सेक्शन 2 है और सबसेक्शन 9 है इनकम टैक्स का, वो किसके साथ डील करता है, तो वो करता है असेसमेंट ईयर को। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 बताता है असेसमेंट ईयर के बारे में। सीबीडीटी, सीबीडीटी की फुल फॉर्म क्या है, तो सीबीडीटी का जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आगे आगे हमारा डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इज, जो डिविडेंड है फ्रॉम इंडियन कंपनीज, तो इंडियन कंपनीज का जो डिविडेंड है वो कैसा है, फुली एग्जेम्प्टेड है, पूरी तरीके से छूट है, डिविडेंड दिया जाता है यदि इनकम टैक्स इंडियन कंपनीज के द्वारा, वो फुली एग्जेम्प्टेड है। आगे प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द, जो प्रीवियस ईयर है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है असेसमेंट ईयर से। प्रीवियस ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, जो असेसमेंट ईयर है जो चल रहा है उससे एक प्रीवियस ईयर। आगे 49 है हमारा, फिलअप इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, इनमें से कौन सा है वो इनकम टैक्स से फ्री है, तो जस्ट मैंने अभी बताया था आपको, डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी, इनकम इंडियन कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है उससे आप एग्जेम्प्टेड है। 50 क्वेश्चन है, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम एन इलीगल बिजनेस आर, जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है वो इलीगल बिजनेस से वो क्या होता है, वो टैक्सेबल होता है। ठीक, तो आपको 50 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में सिर्फ 50 करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट 50, तो हो जाएंगे आपके 100 क्वेश्चंस। और 100 क्वेश्चन बात मानिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो आने वाली और भी वीडियोज़ हैं उसके मैं आपके लिए MCQs ऐसे ही लेकर के आऊँगा। अब जिस भी सब्जेक्ट्स के आप रिक्वायरमेंट डालेंगे उसके हिसाब से आपकी वीडियो मिल जाएंगी। थैंक यू।